हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग 17 अप्रैल 2026 के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। आज के सेट में टोटल 6 टॉपिक्स हैं, जिसमें पहला टॉपिक जो है वो रिलायंस फाउंडेशन और सी डैक के एक संयुक्त पहल से संबंधित है। तो रिलायंस फाउंडेशन और सी डैक ने ई सेफ हर कार्यक्रम लॉन्च किया है। इस कार्यक्रम को लॉन्च करने का उद्देश्य क्या है? तो ग्रामीण भारत में महिलाओं को सशक्त बनाना। इस उद्देश्य से ग्रामीण भारत की महिलाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से ये ई सेफ हर पहल का शुरुआत किया गया है। और ये जो पहल है ये इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत संचालित किया जाएगा। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 10 लाख महिलाओं को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है। और इस पहल को पूर्ण रूप से विस्तारित करने का लक्ष्य कब तक का रखा गया है? तो 2029 तक इस पहल को पूर्ण रूप से विस्तारित करने का लक्ष्य रखा गया है। इस पहल की चरणबद्ध शुरुआत की गई है मध्य प्रदेश और उड़ीसा से। इन दो राज्यों से इस पहल की चरणबद्ध शुरुआत की गई है। और इस पहल का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षित डिजिटल लेन देन और आजीविका के लिए अंतिम छोर तक साइबर सुरक्षा जागरूकता को बढ़ावा देना है। तो इसी उद्देश्य से ये ई सेफ हर कार्यक्रम को लॉन्च किया गया है रिलायंस फाउंडेशन और सी डैक के द्वारा। नेक्स्ट टॉपिक बिहार के राजनीति से संबंधित है। तो बिहार की राजनीति में हाल ही में फेरबदल हुआ है। पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 14 अप्रैल को इस्तीफा दे दिया था और उसके बाद इतिहास में पहली बार बिहार में कोई बीजेपी का कैंडिडेट मुख्यमंत्री बना है। तो ऐसे सम्राट चौधरी जो उप मुख्यमंत्री थे वो बिहार के 24वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किए हैं। और उनको पद और गोपनीयता की शपथ दिलवाई किसने है? तो वहाँ के राज्यपाल यानी कि बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन। इन्होंने, राज्यपाल का भी नाम याद रखिएगा, लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन। इन्होंने सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलवाई है। इनके साथ ही 2 उप मुख्यमंत्री भी शपथ ग्रहण किए हैं। कौन कौन से? तो विजय चौधरी और विजेंद्र यादव। ये दोनों जनता दल यूनाइटेड यानी कि जदयू के कैंडिडेट हैं और इन दोनों ने डिप्टी सीएम के रूप में पदभार संभाला है। नेक्स्ट टॉपिक 131वें संविधान संशोधन विधेयक से संबंधित है। तो केंद्र सरकार ने एक संवैधानिक सुधार का प्रस्ताव रखा है जिससे देश की संसदीय संरचना में बदलाव आ सकता है। और इस नए संशोधन विधेयक का लक्ष्य क्या है? तो लोकसभा की सदस्य संख्या बढ़ाना और परिसीमन की प्रक्रिया में बदलाव करना। इस उद्देश्य से ये 131वां संविधान संशोधन विधेयक पेश किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा। इस विधेयक की मुख्य बातें कौन कौन सी हैं? तो लोकसभा में सदस्यों की संख्या 543 से बढ़ाकर 850 करना। वर्तमान में लोकसभा में सदस्यों की संख्या 543 है, तो उसको बढ़ाकर 850 करने का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन से जुड़े प्रावधानों में भी संशोधन किया गया है। लोकसभा द्वारा पारित इस विधेयक के अनुसार महिलाओं के लिए आरक्षण को तेजी से लागू करने का प्रावधान है। ये जो संशोधन है, ये संशोधन विधेयक, इसका उद्देश्य है संविधान के अनुच्छेद 81 में बदलाव करना, जो इस प्रकार है। क्या बदलाव करना? तो भारत के राज्यों में अधिकतम 815 सदस्यों का चुनाव किया जाएगा और केंद्र शासित प्रदेशों से अधिकतम 35 सदस्यों का चुनाव किया जाएगा। तो ये जो 850 सदस्य संख्या होने हैं उसमें से 815 सदस्य जो होंगे वो राज्यों से चुने जाएंगे और 35 सदस्य जो होंगे वो केंद्र शासित प्रदेशों से चुने जाएंगे। ये जो विस्तार है ये भारत की बढ़ती जनसंख्या को दर्शाता है। अब वर्तमान में भारत की जनसंख्या बहुत बढ़ गई है और पिछला जो लोकसभा सदस्यों का संख्या था जो पहले निर्धारित की गई थी वो पहले के अनुसार निर्धारित की गई थी। तो वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में, जनसंख्या वृद्धि के परिप्रेक्ष्य में नागरिकों का बेहतर प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जा सके, इस उद्देश्य से ये संख्या बढ़ोतरी का प्रस्ताव रखा गया है। और वर्तमान में अनुच्छेद 82 के अनुसार परिसीमन को 2026 के बाद होने वाले पहले जनगणना से जोड़ा गया है। तो टाइमलाइन जो ईयर का है वो 2026 है। तो 2026 के बाद अभी 2027 में जनगणना होने वाला है।
तो उसके बाद परिसीमन किया जा सकता है। लेकिन ये विधेयक क्या प्रस्ताव करता है? तो ये प्रस्ताव करता है कि समय की इस विशेष पाबंदी को हटा दिया जाए। साथ ही 2026 से पहले की जनगणना के जो आंकड़े हैं उसके आधार पर परिसीमन की अनुमति दी जाए। इसका मतलब है कि निर्वाचन क्षेत्रों की जो सीमाएं और सीटों का बंटवारा है वो भविष्य की जनगणना के आंकड़ों का इंतजार किए बिना ही पहले ही संशोधित किया जा सके। तो ये उद्देश्य है इस विधेयक का। अब परिसीमन क्या होता है? तो ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें संसदीय और विधानसभा क्षेत्रों की सीमाओं को फिर से तय किया जाता है और जनसंख्या में हुए बदलाव के आधार पर सीटों के बंटवारे को समायोजित किया जाता है। ये जो नया परिसीमन विधेयक 2026 है, ये पिछले परिसीमन अधिनियम 2002 की जगह लेने का प्रस्ताव करता है। अब परिसीमन आयोग के मुख्य कार्य क्या होते हैं? तो हर राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के लिए सीटों की संख्या तय करना, SC/ST श्रेणियों के लिए उनके प्रतिशत के अनुसार सीटें आरक्षित करना, चुनाव क्षेत्र की सीमाओं को फिर से तय करना, साथ ही भौगोलिक और प्रशासनिक सुविधा सुनिश्चित करना, ये सारे काम परिसीमन आयोग के द्वारा किए जाते हैं। और ये जो नया संशोधन है ये अनुच्छेद 334A को लक्षित करता है। ये 334A क्या है? तो ये महिलाओं के लिए आरक्षण से जुड़ा हुआ अनुच्छेद है और 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2023 जो है ये लोकसभा और राज्य विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की सीमा तय करता है। लेकिन ये जो सीमा है, ये जो बदलाव है, ये परिसीमन के बाद लागू होगा। यानी कि 2026 के बाद जो परिसीमन होने वाला है उसके बाद ये सीमा, ये जो 103वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत जो 33% आरक्षण का सीमा तय किया है वो 2026 के जनगणना के बाद जो परिसीमन होगा वो लागू होगा। लेकिन ये संशोधन विधेयक जो भी लाया गया है वो ये प्रस्ताव करता है कि अब परिसीमन के तुरंत बाद आरक्षण लागू किया जा सकता है और इसके लिए 2026 के बाद की जनगणना के आंकड़ों का इंतजार करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि 2026 के टाइम बाउंड को ही हटा दिया जाएगा। तो परिसीमन चूँकि कभी भी किया जा सकता है, तो परिसीमन जब भी होगा उसके तुरंत बाद ये अधिनियम जो है 103वां संविधान संशोधन अधिनियम, जिसके तहत 33% आरक्षण की व्यवस्था की गई है लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में, उसको परिसीमन के तुरंत बाद अब लागू किया जा सकता है इस संशोधन के 131वें संविधान संशोधन विधेयक के अनुसार। नेक्स्ट टॉपिक दिल्ली देहरादून आर्थिक गलियारे से संबंधित है। तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली देहरादून आर्थिक गलियारे का उद्घाटन किया है। इस उद्घाटन का उद्देश्य क्या है? तो दिल्ली और उत्तराखंड के बीच कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के साथ साथ पर्यटन, व्यापार और रोजगार को बढ़ावा देना। ये जो नया शुरू किया गया इकोनॉमिक कॉरिडोर है, ये एक विश्व स्तरीय एक्सप्रेसवे है जिसे क्षेत्रीय कनेक्टिविटी और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए डिज़ाइन किया गया है। ये कॉरिडोर उत्तराखंड और उसके आसपास के इलाकों के मुख्य शहरों को जोड़ता है और देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश, मसूरी और चार धाम स्थल जो हैं गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, इन सभी जैसे प्रमुख पर्यटन और धार्मिक केंद्रों तक पहुंच को बेहतर बनाएगा ये नया एक्सप्रेसवे। इस कॉरिडोर पर कुल 12 किलोमीटर लंबा एक एलिवेटेड वन्यजीव कॉरिडोर बनाया गया है जो हाथियों जैसे जानवरों को सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करेगा और जंगलों तथा जैव विविधता की रक्षा करेगा। इस कॉरिडोर के निर्माण और के दौरान और उसके बाद भी कई रोजगार के अवसर पैदा होंगे तथा व्यापार भी बढ़ेगा और इससे किसानों तथा जो स्थानीय समुदाय के उत्पादक होते हैं उनको बड़े बाजार तक पहुंच भी सुनिश्चित होगी उनकी। तो ये दिल्ली देहरादून आर्थिक गलियारा था जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्टअप इंडिया फंड ऑफ फंड्स से संबंधित है। तो भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए सरकार ने स्टार्टअप इंडिया फंड्स ऑफ फंड्स 2.0 को लॉन्च किया है
और ये जो 2.0 वर्जन है इसको 10,000 करोड़ रुपए के विशाल कोष के साथ शुरू किया गया है। इसकी घोषणा केंद्र सरकार ने की थी और इस पहल का उद्देश्य डीप टेक, इनोवेटिव मैन्युफैक्चरिंग और शुरुआती चरण के स्टार्टअप्स में निवेश को बढ़ावा देना है। यह फंड स्टार्टअप्स को निवेश चैनलों के माध्यम से पूंजी तक पहुंच बनाने में सक्षम बनाने और उन्हें दीर्घकालिक सहायता प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। स्टार्टअप इंडिया फंड ऑफ फंड्स 2.0 जो है ये पिछले फंडिंग स्कीम का एक अपग्रेडेड वर्जन है और इसका मकसद स्टार्टअप के लिए वेंचर कैपिटल को जुटाना है। सीधी फंडिंग इसमें नहीं होती है। सीधी फंडिंग के उलट इस स्कीम के तहत सरकार सेबी रजिस्टर्ड कैपिटल निवेश कोष जो होते हैं, वैकल्पिक निवेश कोष, उसमें निवेश करेगी जो आगे चलकर अलग अलग स्टार्टअप में निवेश करेगी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है स्टार्टअप इंडिया फंड ऑफ फंड्स 2.0 का? तो भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम में वेंचर कैपिटल निवेश को बढ़ावा देना, डीप टेक और रिसर्च एंड डेवलपमेंट केंद्रित स्टार्टअप को भी सहायता प्रदान करना, उन स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करना जो मुख्य रूप से टेक्नोलॉजी आधारित हैं और शुरुआती चरण और विकास चरण के स्टार्टअप को भी मजबूत बनाना। तो इस उद्देश्य से ये स्टार्टअप इंडिया फंड ऑफ फंड्स 2.0 को लॉन्च किया गया है और ये जो 2.0 है ये इसके कार्यान्वयन की अगुवाई भारतीय लघु उद्योग बैंक यानी कि सिडबी करेगा, जिसने ये पिछले योजना, इसका जो पिछला संस्करण था उसकी अगुवाई भी इसी ने की थी, सिडबी ने ही। तो उसका पिछले संस्करण को भी इसी ने संभाला था और इस संस्करण 2.0 वर्जन को भी सिडबी के द्वारा ही संचालित किया जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक, वैश्विक स्तर पर तकनीकी नवाचार और डिजिटल अर्थव्यवस्था का नेतृत्व कर रहे भारतीय दिग्गजों को टाइम ने अपने 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल किया है। प्रतिष्ठित टाइम 100 द वर्ल्ड्स मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल ऑफ 2026 सूची में गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई, यूट्यूब के प्रमुख नील मोहन को शामिल किया गया है और इनके साथ ही न्यूयॉर्क शहर के जो मेयर बने हैं जोहरान ममदानी, उनको शेफ विकास खन्ना और अभिनेता रणबीर कपूर ने भी इस सूची में अपनी जगह बनाई है। टाइम प्रोफाइल के अनुसार 27 साल पुरानी कंपनी के होने के बावजूद सुंदर पिचाई के नेतृत्व में गूगल ने स्टार्टअप जैसी फुर्ती दिखाई है। टाइम 100 होता क्या है? तो ये टाइम मैगजीन द्वारा हर साल दी जाने वाली एक पहचान है जो दुनिया भर के सबसे प्रभावशाली लोगों को चुनती है। इसमें राजनीति, व्यापार, मनोरंजन, विज्ञान और सामाजिक कार्यों से जुड़े नेता शामिल होते हैं और ये 2026 का जो संस्करण है ये टाइम 100 लिस्ट का 23वां वार्षिक संस्करण है। दुनिया के प्रमुख राजनीतिक नेताओं को भी इस सूची में शामिल किया जाता है, जिसमें प्रमुख हैं शी जिनपिंग जो 14वीं बार इस सूची में शामिल हुए हैं। इसके अलावा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, बेंजामिन नेतन्याहू, क्लाउडिया शिनबॉम, इन सब राजनीतिक नेताओं को इस बार की सूची में शामिल किया गया है। प्रमुख वैश्विक कलाकार कौन कौन से हैं जिनको इस सूची में शामिल किया गया है टाइम 100 की सूची में? तो रणबीर कपूर जो कि भारत के हैं, इनके अलावा डकोटा जॉनसन, बेन स्टिलर, इन सबको शामिल किया गया। और संगीत के क्षेत्र में जेनी और कोको जोन्स, ये प्रमुख नाम हैं जिनको टाइम 100 लिस्ट में जगह मिली है। तो ये हमारे आज के टॉपिक्स थे। मिलते हैं नेक्स्ट डे। थैंक यू।